हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। जैसे कि हर वीक हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम मार्केट को एनालाइज कर सकें, अपने जो एजुकेशन है उसको कैसे बेहतर किया जाए और उसके साथ साथ जो मार्केट में अभी चल रहा है उसको किस तरह हम हैंडल कर पाए। तो अगर निफ्टी की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। विकिल के टाइप हिसाब से अगर देखें तो हम लोगों ने बात किया था कि इस पॉइंट ऑफ एरिया से थोड़ा सा सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोबेबिलिटी है, मगर ये शॉर्ट टर्म प्रोबेबिलिटी तब भी जज होगा जब डेली टाइम फ्रेम में उसका कंडीशन मैच होगा। मगर डेली टाइम फ्रेम में जब प्राइस इस एरिया में आया है तो कोई कैंडल किसी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, तो इसलिए हम शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। प्राइस कितना भी आपको ये दिखाए, जब तक कोई कैंडल उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से पहले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम सेल साइड अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। अभी जिस तरह का फिलहाल सिनेरियो है उसके आधार पर अगर देखें तो जिस लेवल से रेसिस्टेंस हुआ था, यानी ये पॉइंट से जब प्राइस इतना नीचे गया था, जब तक प्राइस इस एरिया के नीचे नहीं आ जाता तब तक इसमें हम सेल अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। जब प्राइस इस एरिया के नीचे आएगा तब जाके हम शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज इसमें एवरी डीप बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा। उसी तरह अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में ना हमने अगले वीक जिस तरह से बात किया था कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, उसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस नीचे जा सकता है और जहां से गैप डाउन हुआ था उस कैंडल के हाई से हम मार्क करेंगे, ये एरिया भी मेरे लिए खास रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। मगर जब तक कोई कैंडल किसी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता उस टाइम फ्रेम के हिसाब से, तब तक हम शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीक जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, ये है जिस कंपनी के लेके बात कर रहे हैं, ये कंपनी है रूपा एंड कंपनी। रूपा एंड कंपनी को बहुत पुराना कंपनी है, जो 19s के हो गए। इन लोगों को पता है कि रूपा का जो ऐड आता है कितना फेमस था उस टाइम पे के लिए। तो कंपनी का फंडामेंटली कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, इसलिए कंपनी ने उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं किया है। मगर रिसेंटली कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है जिसके आधार पे यहाँ पे प्राइस एक्शन में थोड़ा सा बाइंग शो हो रही है। तो इसको हम देखेंगे पहला फंडामेंटली। अगर रूपा की बात करें तो रूपा जो कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 2626 करोड़, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, और ये कंपनी करता क्या है, अगर हम इसके वेबसाइट में जाओगे तो दिखेगा कि ये कंपनी एक टेक्सटाइल बिजनेस में काम करता है। आप यहाँ पे डिटेल में अगर इसको पढ़िएगा तो टेक्सटाइल, लेदर एंड अदर अपैरेल प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम करता है। तो इनके वेबसाइट में जाओगे तो दिखेगा कि ये किस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन हैं जिनको लेके प्रमोट करते हैं इस कंपनी को। आप इस चीज़ को डिटेल्स में पढ़िएगा, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने कितने ब्रांड हैं इनके, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। कंपनी रिसेंटली 2-3 सालों में जिस तरह का ब्रांड को लेके आया मार्केट में, तो इनका प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है। जैसे फ्रंट लाइन, यूरो, बंचम, मैक्रोमैन डब्ल्यू, मैक्रोमैन एम, ठीक है, इस तरह का जो ब्रांड है ये मार्केट में पॉपुलर है। तो इसीलिए कंपनी के अंदर रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं। अब अगर डिटेल्स में इस चीज़ को पढ़िएगा तो इसमें पता चलेगा कि कंपनी किस तरह अपने आप को डेवलप कर रहा है। अगर कंपनी की बात किया जाए तो इनके जो रेवेन्यू आता है, ये मैन जो अप्लायंस होता है इसमें 84% आता है, और डोमेस्टिक में यानी इंडियन मार्केट में इनके 96% रेवेन्यू आते हैं, बाकी 4% एक्सटर्नल यानी आउट ऑफ द इंडिया। तो रिसेंटली कंपनी अपने आप को जो चेंजेस कर रहा है, हम अगर देखें इसमें कैसे कि कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कंपनी अपने माल को बेच रहा है, जैसे मिंत्रा, टाटा, जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। एंड अमेजोन के साथ एक्सक्लूसिवली टाई अप होने के बाद ग्लोबली ऑनलाइन मार्केट में जैसे कि यूएई में अपना माल को बेच रहा है B2B बिजनेस में। तो आप डिटेल्स में इस चीज़ को पढ़िए। अगर डिटेल में कोई कंपनी को आप पढ़िएगा तो आप उसको जान पाओगे कंपनी किस तरह अपने आप को रिसेंटली डेवलप कर रहा है। हम इस कोई भी कंपनी को अभी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर लास्ट 1-2 साल में कुछ चेंजेस आए हैं, और ये चेंजेस जो आए हैं ये पॉजिटिव चेंजेस हैं, जिसके आधार पर इसका टेक्निकल ग्राफ भी शो हो रहा है। तो आप इस चीज़ को डिटेल्स में पढ़िएगा।
ठीक है, तो आपको पता चलेगा। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। 2013 में इन लोगों का सेल्स था करीब 800 से ज़्यादा, अभी कितना है 1200 की, कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। मगर कंपनी ब्रांड अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो इन कोई भी कंपनी जो ब्रांड वैल्यू होता है, अच्छे कंपनी होता है, उसके अंदर चेंजेस आने की प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि इस तरह का कंपनी जिसका प्रोडक्ट डिमांड होता है, ये अपने आप को मैनेजमेंट इसको रेक्टिफाई करने, जो प्रॉब्लम होते हैं उसको रेक्टिफाई करके मार्केट में प्रेजेंस बरकरार रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो इसके अगर देखें कि रिसेंटली इसमें एफआई अपना पोजीशन ले रहे हैं, रिसेंटली इसमें एफआई पोजीशन ले रहे हैं, डीआई का ऑलरेडी पोजीशन है, प्रोमोटर अपना स्टेक को बेचा नहीं है, 73% से ऊपर अपना स्टेक को होल्ड किया है, ठीक है। जिस चेंजेस की हम बात कर रहे हैं कि इनके अगर देखोगे, जो रेवेन्यू अगले साल से इस साल बढ़ा है, एबिटा मार्जिन, एबिटा क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, ये भी बढ़ा है। जिसको अगर पैट मार्जिन, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी बढ़ा है 2024 के क्वार्टरली मनी से ज़्यादा बढ़ा है। तो इस चीज़ को भी आप डिटेल्स में पढ़िए। कहाँ पढ़िएगा आप इसको, इनके जो क्रेडिट रेटिंग्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल होते हैं, पीपीटी होते हैं, इनको पढ़िए। अगर क्रेडिट रेटिंग्स में जाएंगे तब हमको पता चलेगा इस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। इस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम अगर देखोगे तो जो वीकनेस पार्ट है, अब इसको पढ़िएगा डिटेल्स में कि लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी को वर्किंग कैपिटल क्या होता है, काम करने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत होता है, ये बहुत ज़्यादा है, और ये कंपनी के पास बहुत लेट से आता है या टाइम लेता है। कैसे, 149 डेज यहाँ पे लिखा है, 149 डेज टाइम लगता है काम करने के लिए, जो कैपिटल की ज़रूरत है वो उसके पास आता है। कहाँ पे दिखेगा ये, अगर जाएगा यहाँ पे रेशियो में जाएगा तो यहाँ पे दिखेगा इस तरह का, जो कैश कन्वर्सन साइकिल और वर्किंग डेज कैपिटल, ये यहाँ पे दिखाएगा। कैश कन्वर्सन साइकिल या वर्किंग कैपिटल डेज क्या बताता है कि कंपनी के पास जो कैश आउट हुआ है, ये कैश कितने टाइम लेता है कंपनी के पास दोबारा आने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, करीब 300 से भी ज़्यादा टाइम लगता है, डेज टाइम लेता है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। जितना जल्दी होगा कंपनी के पास, जितना जल्दी कैश आएगा, ये कंपनी के लिए बेटर होता है। उसी तरह वर्किंग कैपिटल डेज मतलब यही होता है कि काम करने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत होती है, ये कितने दिन में कंपनी के पास आता है, जो आउट हो गया है ऑलरेडी प्रोडक्शन के थ्रू या उधारी पे बेचा है, तो कितने टाइम लेता है। ये टाइम लेता है करीब 220 दिन। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इन फ्यूचर हम लोगों का लुकआउट रहेगा कि इसमें कंपनी किस तरह का काम कर रहा है, कितना छोटा कर रहा है, और भी डेज को कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कैसे होगा, कंपनी का सेल्स जिस तरह इंक्रीज होगा, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरह से इंक्रीज होगा, मार्केट डिमांड और जिस तरह से बढ़ेगा, उसके आधार पर कंपनी अपने आप को पुश करता रहेगा मार्केट में, ठीक है। ये तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत इनके प्रॉफिट एंड लॉस देख लिए। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो अगर देखें कि पी रेशियो अभी भी अपने एवरेज पी से ऊपर है, मगर लास्ट कुछ क्वार्टर में कंपनी का जो ग्रोथ है ये नज़र आ रहा है, यानी ईपीएस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इसका अगर बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू भी अपना एवरेज जो बुक वैल्यू है उसके लगभग उसी रेशियो पे ये कंपनी चल रहा है, ठीक है। अगर प्राइस टू मार्केट कैप टू सेल्स की बात करें, ये भी अपने एवरेज पॉइंट के एरिया में चल रहा है। अगर हम देखें इनके ईवी टू एबिटा मार्जिन अगर देखें, ये भी थोड़ा बहुत अपने एवरेज पॉइंट से ऊपर चल रहा है, बिकॉज ऑफ इनके जो प्रॉफिट या सेल्स उतने खास परफॉर्मेंस नहीं किया, मगर रिसेंटली चेंजेस आ रहा है। रिसेंटली अगर देखोगे ये चेंज है, तो रिसेंटली किस कंपनी में चेंजेस आ रहा है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फंडामेंटली ग्रोथ एंड वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो एक एवरेज परफॉर्मेंस है। एवरेज परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपनी अपने आप को डेवलप कर रहा है। रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं, इसके आधार पे हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो टेक्निकल ग्राफ है इसमें कुछ नज़र आ रहा है। क्या देख रहे हैं कि कंपनी रिसेंटली अगर देखें जिस तरह का, ये कंपनी हायर हाई फॉर्मेशन, यानी डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर देखें, ये कंपनी अपना हायर हाई पोजीशन बनाया, फिर इसने लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया और लोअर हाई बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को अगर डिटेल में थोड़ा सा देखें, क्या ये एरिया पे यानी 2021 के बाद इस कंपनी के अंदर कुछ तो चेंजेस हुए होंगे जिसके आधार पे इस तरह का वॉल्यूम जनरेट हुआ है यहाँ पे, यानी कुछ तो हलचल
हुई है इंटरनली, इसीलिए बिग प्लेयर इसमें धीरे धीरे करके अपना पोजीशन लेते हैं। अगर हम देखें कि प्राइस 2022 के बाद नीचे आया था, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करा है। और इसमें अगर ध्यान देंगे दोस्तों, क्या अभी जो प्राइस ऊपर जा रहा है इसमें वॉल्यूम लगातार इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें बिग प्लेयर अपना पोजीशन ले रहा है, तब जाके इस तरह का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, नहीं तो इस तरह का वॉल्यूम जनरेट नहीं होता। ये मंथली के हिसाब से देख रहे हैं। अगर वीकली के हिसाब से हम देखें कि ये लेवल एक रेसिस्टेंस लेवल था कंपनी की, तो उस रेसिस्टेंस एरिया को प्राइस ने ब्रेक किया और यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा जनरेट हुआ है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, क्या देख रहे हैं कि प्राइस नया हाई बना रहा है, पुल बैक ले रहा है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, नया हाई बनाया, पुल बैक ले रहा है, फिर प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो हो सके प्राइस इस लेवल से भी ऊपर जा सके और हो सके प्राइस इस लेवल पे आए फिर ऊपर जा सके। ठीक है, तो ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस एरिया में जब प्राइस आएगा और अपना प्राइस एक्शन शो करेगा, जो बाइंग एंट्री मॉडल है, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मालूम है, ये बाइंग मॉडल जब मैच होगा तब हम इसमें बाई अपॉर्चुनिटी लेंगे। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ और मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मालूम है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई बाइंग करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इस वीडियो से आप कुछ सीखिए, ना कि बाई एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि किस तरह की कंपनी को देखना चाहिए, किस तरह एक वैल्यू इन्वेस्टिंग होना चाहिए। तो इसमें अगर देखें तो टारगेट क्या होना चाहिए, अगर हम इस एरिया पे करते हैं तो टारगेट क्या होना चाहिए। तो टारगेट होगा इसके जो रेसिस्टेंस एरिया है, यानी इस लेवल पे 540, इस लेवल पे टारगेट होना चाहिए। तो जिस लेवल पर प्राइस है, या हम लोगों ने जिस लेवल से बाइंग की जो पोजीशन बात की, तो वहां से अगर देखिए तो कितने परसेंट रिटर्न होता है, कम से कम 74-75% रिटर्न शो होते हैं। तो इस तरह रिटर्न शायद 1 साल 2 साल भी लग सकता है। दिस इज कॉल्ड अ वैल्यू इन्वेस्टिंग। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों, नहीं भी आ रहा है तो कमेंट में बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।